हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मेक जीएस इजी। और कल के क्लास में अभी आज जो क्लास हमने प्रीवियसली की थी उस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमारी पॉलिटिक को फ्रेम कर रहा है और किस तरह से रेवेन्यू से लेके सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ब्रिटिश पोजीशन में चली गई हैं और किस तरह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या किया था, शाह आलम सेकंड ने सरेंडर कर दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वो किस चीज का साइन था कि अब जो कंपनी है वो अब जो इंडिया के जो मुगल एरिया से अब वो किसके हो चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी उनपे किसका पोजीशन है अब, ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश का, राइट। तो अब ये 1765 से 1773 ऑलमोस्ट कितने साल, 8 साल। इस बीच में ना कंपनी ने और ज्यादा हाहाकार मचाया, बहुत लूटपाट मचाई, बहुत बुरा हाल किया। इवन जो और भी फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनी थी, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया आप लोगों को, वो उनको ट्रेडिंग नहीं करने देते थे। तो उन्होंने और खुद कंपनी के कुछ लोग जिनके मन में थोड़ी बहुत दयालुता थी या कुछ भी था, उन्होंने बहुत सारे लेटर भेजे किसके पास में, क्राउन के पास में, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। इंग्लैंड में बहुत सारे लेटर्स गए जिसमें कंपनी की जो घटियापन है, कंपनी की जो बुराइयां हैं कि किस तरह से इंडिया को बर्बाद कर दिया है, किस तरह से मतलब अगर क्रॉप भी फेल हो रही है या टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ लूटपाट मचाई जा रही है और किस तरह से ये अपने खजानों को भर रहे हैं, किस तरह से ये ब्राइब ले रहे हैं, किस तरह से ये गिफ्ट ले रहे हैं, किस तरह से ये आपस में लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन सब की रिपोर्ट जाने लगी जब क्राउन के पास में इतना चिट्ठा हो गया इनके अगेंस्ट। हालांकि वो पहले से भी जा रही थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ कि क्राउन ने एक एक्ट, ठीक है, बनाया। एक्ट कहाँ बना था ये, लंदन। अभी तक जो भी एक्ट बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, अब लंदन में बनेंगे, ठीक है। लंदन में बने और इस एक्ट को भेजा गया इंडिया में। किस लिए भेजा गया ये एक्ट? It was the first step taken by the British government, ठीक है, to control over the East India Company, ठीक है ना। कि अब तुमने अपनी मनमानी बहुत कर लिया है, अब तुम रूल तो करोगे इंडिया में, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करोगे, याद रखना, रूल तो करोगे बट अकॉर्डिंग टू द क्राउन करोगे। जो क्राउन बोलेगा, क्राउन किसको बोला जाता है, ताज का शासन है। आज भी क्वीन ही होती है ब्रिटेन में, आपने देखा है, किंग क्वीन मतलब क्या है। कल मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें बताया था मोनार्क क्या होता है। आज भी जो वहाँ का जो रूल है उसमें कहीं ना कहीं मोनार्किज्म दिखता है। हालांकि मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है वो किससे चलता है, डेमोक्रेसी से ही चलता है। बट वहाँ के जो मोनार्क है उन्हीं की बात सब कुछ होती थी। तो इस तरह से ये एक्ट आया पहला 1773 में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया कि आप इंडिया को किस तरह से रेगुलेट करोगे। और इट वाज द फर्स्ट स्टेप, जो कि मैंने बताया ये पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कि कंपनी को इस तरह से चलना है। और कंपनी के अफेयर्स जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, क्राउन करेगा। काम आप करोगे पर किस तरह से करना है, वी विल डिसाइड, ठीक है। चलिए, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कंपनीज अफेयर। कंपनी के मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए यह पहला कदम था, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। पहली बार कंपनी को यह एहसास दिलाया गया कि आप उसी हिसाब से रूल करो ना। पॉलिटी में इकोनॉमी घुसेड़ रहे हो और कॉमर्शियल को इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल रहे हो, इस तरह से खोज पोछ मत बताओ, ठीक है। पहली बार बताया गया, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द कंपनी के। आपके पॉलिटिकल अफेयर्स कौन से हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स कौन से हैं, ओके। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था 1765 में शाह आलम सेकंड, उसने क्या कर दिया था, कौन था वो, पता नहीं कौन था वो, दिल्ली का शासक था, मुगल शासक, यानी कि केंद्र, सेंटर हमारा। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया किसको, तो मुगल एरिया ऑटोमेटिकली किसके हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के हो गए, ब्रिटिश के हो गए, इंग्लिश के हो गए, ठीक है। तो इसमें पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। कैसे, ज्यादातर एरिया किसके पास आ गया, ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो इन्होंने जहां जहां इनका रूल फैला हुआ था उनको सेंट्रलाइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई
और उस पॉलिसी से स्टार्ट होते हैं इस एक्ट के फीचर। पहला, जो गवर्नर थे बंगाल के, पहले अलग अलग जगह के क्या होते थे, अलग अलग, मुंबई का अलग था, मद्रास का अलग था, बंगाल का। अब बंगाल का जो गवर्नर है उसको क्या कर दिया, हेड ऑफ द सेंटर बना दिया गया, और उस डेजिग्नेशन को क्या नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट इंडिया, आगे आएगा, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। सॉरी मैं लॉर्ड नहीं बोलूंगी, ठीक है, लिख दिया है मैंने, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। चलिए, इस पे इस तरह से कई बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बच्चे क्या इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनेंगे, आगे बनेंगे, वाइसरॉय भी बनेंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस नाम याद रखना है कि कौन क्या था, ठीक है, और ज़्यादा कुछ रटने वाला कुछ है नहीं, बस फैक्ट याद रखना कि क्यों भाई, इसको ऐसे मत याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ, इसको ऐसे याद रखना कि अंग्रेजों की जो कुनीति थी ना या कुरीतियां थी, उनका रिजल्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, और मजबूरी में क्राउन को क्या करना पड़ा, उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और उनको जो कमांड दी थी वो ये कमांड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, किसकी हेल्प के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए, और इसमें कितने लोग होते थे, चार। एग्जीक्यूटिव का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, एग्जीक्यूटिव यानी एक कार्यपालक, ठीक है, यानी जो लॉज बनाए जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा, या जो लॉज बन के आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जो मैंने जैसा कि बताया बंगाल और मद्रास और बॉम्बे इन सब के अलग अलग गवर्नर थे, लेकिन बंगाल को क्या बना दिया, सुपीरियर बना दिया और डेजिग्नेटेड कर दिया एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, इनके जो गवर्नर थे, अब इनको क्या बना दिया गया, सबऑर्डिनेट बना दिया गया, किसका, बंगाल का। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसका सबऑर्डिनेट बनाया गया, बंगाल का, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ी जो कमी थी, जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी डिस्कशन किया इससे पहले, कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक था, कोई पर्टिकुलर न्यायिक व्यवस्था नहीं थी हमारे यहाँ पे। ऐसा भी होता था दल की पोटली दी और हो गया काम। और जो बड़े बड़े होते थे, जैसे कि मान लो आप रॉयल्स लोग जो होते थे, वो तो कुछ भी क्राइम करे वो तो बच ही जाते थे, ठीक है। तो बहुत कम होता था कि नवाब तक या उन तक वहां तक उस बात की फैले, बहुत बुरा हाल था। तो जो पहला फर्स्ट स्टेप इन्होंने कोर्ट का, हालांकि इसमें शुरू में कौन से मैटर्स देखे गए, सिर्फ कॉमर्शियल मैटर्स देखे गए, ठीक है। बाद में इसमें धीरे धीरे कौन से मैटर्स आ जाएंगे, सिविल मैटर्स भी आएंगे। लेकिन पहल अच्छी थी कि जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो इसी एक्ट में लिख के भेजा था कि सबसे पहले तो वहां न्यायिक व्यवस्था को स्टेबल करो। वहां न्यायिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा किसने बोला, क्राउन ने। तो 73 में उन्होंने एक्ट भेजा और 1 साल में सुप्रीम कोर्ट बनके तैयार हो गया। तो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या था, कोलकाता, 1774 में। आज वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आज उसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो अब है, इसका एस्टेब्लिशमेंट तो बाद में 1930-31 में होगा। इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था पहले, अभी सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होंगे, ठीक है। तो पूरी एक जूरी होगी जो कि मिलके क्या करेगी, फैसला करेगी, ठीक है। जजेस की सलाह पर ही क्या करता है, सुप्रीम जस्टिस हमेशा क्या करता है, डिसीजन देता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था। तो 1774 स्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन कहाँ, कोलकाता। ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है, कोलकाता। अब कोलकाता है, उस टाइम कलकत्ता था, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एक बात बताई थी मैंने, 2 बार बताई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कितना पैसा लिया था, 60 लाख रुपए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60 लाख लिए थे, पेनल्टी तौर पे, ठीक है, पेनल्टी के तौर पे। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के बैटल के बाद कितने लिए थे,
ऑलमोस्ट 10 लाख, 10 लाख। और बहुत बड़ा अमाउंट था। तो वो क्या थी, ब्राइब थी। ब्राइब। किससे ली थी वो उसने, मीर जाफर से, मीर जाफर से ली थी। और जितने भी नवाबों के पास जाते थे गिफ्ट लेते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ पार पत्र, कभी कुछ कभी कुछ। इनको टैक्स भी फ्री कर रखा था, सब कुछ फ्री कर रखा था इनको, है ना। तो जब इनका सब कुछ फ्री कर रखा था, तो अब उन्होंने क्या काम किया, ना तो आप किसी से गिफ्ट लोगे, ना आप किसी से ब्राइब लोगे, और ना ही कोई दूसरा बिजनेस करोगे अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रोहिबिटेड कर दिया गया इन एंगेजिंग अदर बिजनेस, टेकिंग ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्ट हुआ, है ना। प्रोहिबिटेशन ऑफ कंपनी एंगेजिंग इन अदर बिजनेस, टेकिंग ब्राइब एंड गिफ्ट्स, राइट। कोई भी कंपनी का कोई भी मतलब एम्प्लॉय की बात हो रही है, ठीक है, कंपनीज एम्प्लॉय की बात हो रही, कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा डिसीजन, 4 लोगों की एक क्या बनाई गई, बॉडी बनाई गई, ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कह लो या फंक्शनल बॉडी कह लो, जिसको क्या नाम दिया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 4 मेंबर होते थे जो कि कंपनी के मैटर्स को देखती थी, और इसकी रिपोर्ट कहाँ पे भेजी जाती थी, क्राउन के पास। तो ये कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कंपनी के ऊपर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आज भी सीईओ जैसे बड़े पद होते हैं ना, ठीक है, ये वो मैनेज करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, जो कि कितने मेंबर्स होते थे, 4 मेंबर थे, ठीक है। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ पॉइंट। आशा करती हूँ ये समझ आएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ खामियां थी, इसके बाद और भी बहुत एक्ट आएंगे, और ये पहला ऐसा स्टेप था जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या माना जाता है, हिस्टोरिकल पास्ट माना जाता है, कि यहाँ से जो है ना पहली बार कानून और व्यवस्था इन सब की बात हो रही है। आप भी देखेंगे एक्ट पहली बार में कोई इंडिया आया है जिससे में कॉन्स्टिट्यूशनल बात की गई है। सबसे बड़ी बात तो जुडिशरी बनाने की बात की जा रही है, कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, कुछ मैनेज करने की बात की जा रही है, अफेयर्स बांटे जा रहे हैं, पॉलिटिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उनका ज्ञान कराया जा रहा है। इसीलिए ना संविधान से पहले अगर किसी को कानून वाली चीज कहा गया है जो इंडिया में आई है, इन एक्ट्स को कहा गया है, और इसीलिए इनको पढ़ाया जाता है। ये हिस्ट्री में भी आएंगे आपके, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पढ़िए, रिवीजन के लिए दोबारा हिस्ट्री में मैं इनको बताऊंगी तो आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं 1781 पे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए आया था, किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए आया था। इसको इन डेप्थ हम किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आते हैं 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। एक्चुअल में जो रेक्टिफिकेशन एक्ट था, जो बहुत बड़ा बदलाव करना था, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया था उसमें, बट एक बॉडी के लिए काम करना क्या हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था। तो कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक और एक्ट आया, जो कि ठीक 11 साल बाद आया, रेगुलेटिंग एक्ट के, जो 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। पहला काम इसमें क्या किया गया, ज्यादा है नहीं, इसके अंदर 2-3 पॉइंट है, बस याद रखने हैं और कंपेयर करके पढ़ना है कि इस तरह से, क्योंकि इसको याद रखना डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, बड़े से बड़े जो यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ज्यादा याद रख पाना बहुत मुश्किल है इसको, ठीक है। इसमें किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक वो हुई थी, ठीक है। इसमें एक बॉडी कौन सी बना दी अलग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया, याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कुछ काम को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बर्डन को कम करने के लिए और अफेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये कह लीजिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे ना, उनमें ज्यादा सुप्रीमेसी थी, किस चीज की, क्राउन की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 बॉडीज हो चुकी हैं। एक बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे, एक बनी पिट्स इंडिया एक्ट में। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के काम बढ़ गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या देखने थे, सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स। सिर्फ कौन से अफेयर्स देखने थे, कॉमर्शियल अफेयर्स। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करने थे, पॉलिटिकल अफेयर देखने थे। कौन से अफेयर देखने थे, तो डिवीजन ऑफ दी क्या, फंक्शंस। कॉमर्शियल फंक्शंस कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और
पॉलिटिकल फंक्शन कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स में तो घुस ही चुका है, अब सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया और रेवेन्यू जो है उस एरिया का, जिस एरिया पे क्या है ब्रिटिश पोजीशन है, वो सब कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट की एक और बात थी जो इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि जो एरिया ब्रिटिश पोजेस्ड है इन इंडिया, यानी कंपनी पोजेस्ड है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कंपनी है, लेकिन उसके ऊपर जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है? क्राउन की है। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर दी ब्रिटिश पोजेस्ड एरिया कौन होगा? क्राउन होगा। ठीक है, तो ये पहली बार बोला गया किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इस तरह से ये एक्ट्स बने और धीरे धीरे हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग की तरफ जाएंगे आगे कुछ एक्ट के बाद में। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।